नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफी मददगार रहेंगे। चाहे आप किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाले टीजीटी पीजीटी परीक्षा देने जा रहे हो, या फिर यूजीसी नेट की परीक्षा हो, या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये प्रैक्टिस सेट काफी मददगार साबित होगा, क्योंकि एक एक प्रश्न को हम उनके विद सॉल्यूशन के साथ और अन्य तथ्यों के साथ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तथ्यों की बार बार रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगी। सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ प्रैक्टिस सेट नंबर 9 हम शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 से। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो नहीं शब्द पर आपको ध्यान रखना है परीक्षा में, क्योंकि आते हुए प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं प्रश्न ध्यान से न पढ़ने के कारण। तो आपको बताना है भारतेंदु आधुनिक काल के अंतर्गत जो सबसे पहला हमारा काल है वो भारतेंदु युग ही है। और भारतेंदु युग के अंतर्गत अर्थात भारतेंदु मंडल के अंतर्गत कौन सा कवि इनमें शामिल नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, या फिर श्रीधर पाठक। इनमें से जो है श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के कवि रहे हैं, ना कि भारतेंदु युग के। तो आपको ध्यान रखना है द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन और ठाकुर जगमोहन जी, या फिर आप लगा लो राधा कृष्ण दास का नाम भी आ जाएगा, राधा कृष्ण दास। इसके अलावा अंबिका दत्त व्यास का भी नाम आता है भाई, अंबिका दत्त व्यास। ये सभी कवि जो है भारतेंदु मंडल के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कोई भी कवि हो तो अगर परीक्षा में पूछा जाए तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखते हैं भारतेंदु एवं उनका मंडल भारतेंदु हरिश्चंद्र तो आता ही है, प्रमुख रूप से नाम है ही। बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगंज जी का नाम आता है। इसके अलावा प्रताप नारायण मिश्र हमने ऑप्शन में देख ही लिया, साथ ही ठाकुर जगमोहन, नवनीत चतुर्वेदी, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास आदि के नाम भारतेंदु मंडल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन श्रीधर पाठक जो है द्विवेदी युग के एक स्वच्छंदतावादी कवि हुए हैं, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना की किसने की है? एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना मैथिली शरण गुप्त ने, सोहनलाल द्विवेदी ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने, या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। तो सही आंसर है इसका माखनलाल चतुर्वेदी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित और अन्य तथ्य जब हम देखें तो माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम भी कहा जाता है एक भारतीय आत्मा। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी का ही उपनाम है। सन 1963 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है। ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित जो उपन्यास है आवारा मसीहा है, महाभोज है, तमस है, या फिर झूठा सच है। तो सही आंसर है इस प्रश्न का तमस जो उपन्यास है वो किसका है? आपको पता ही है, भीष्म साहनी जी का उपन्यास है। तो ये ध्यान रखना है, भीष्म साहनी का तमस उपन्यास सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 देख ले, सॉरी भाई, प्रश्न नंबर इससे संबंधित हम जब कुछ तथ्य देखें तमस उपन्यास से संबंधित, तो तमस उपन्यास किसका है? भीष्म साहनी जी का है। और कब लिखा गया? प्रकाशन वर्ष क्या है? 1973। तो ध्यान रखना है, क्योंकि प्रकाशन वर्ष से भी काफी सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पिछली परीक्षाओं में अभी जो 2025 के अंतर्गत हुई DTTLS TGT PGT की, उसके अंतर्गत भी जो है काफी सारे प्रश्न हमें प्रकाशन वर्ष से देखने को मिले हैं। कम से कम जो है 4 से 5 प्रश्न इस प्रकार के पूछे गए थे कि कोई भी जो प्रमुख रचना थी, उपन्यास थी, कहानी थी, या फिर नाटक था, जैसे कि जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इस तरह की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष पूछा गया था। तो ध्यान रखना है, भीष्म साहनी का तमस उपन्यास भी जो है काफी इम्पोर्टेंट उपन्यास है।
और इस उपन्यास पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ध्यान रखना है, देख लेते हैं। यह 1947 के मार्च अप्रैल में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित उपन्यास माना जाता है। तो ये ध्यान रखना है, ये किस पर आधारित है। तो 1947 के मार्च अप्रैल में जो पंजाब में हुए थे सांप्रदायिक दंगे, उन पर आधारित इसकी विषय वस्तु रही है इस उपन्यास की, ध्यान रखना है। इसमें लाहौर के आसपास के 5 दिनों की कहानी वर्णित है, ध्यान रखना है। तमस में सांप्रदायिक उन्माद के चित्रण के साथ साथ उन स्थितियों और कारणों का भी चित्रण हुआ है जिनके फलस्वरूप आपसी वैमनस्य के दंगों का रूप ले लिया है। और झूठा सच उपन्यास किसका है, आप सभी को पता है, यशपाल का है। 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। एक भाग का नाम है वतन और देश, और दूसरे भाग का नाम है देश का भविष्य। क्या नाम है, देश का भविष्य। यशपाल के उपन्यास को भी ध्यान रखना है। झूठा सच उपन्यास किसका है, यशपाल जी का। 2 भागों में प्रकाशित हुआ। वतन और देश नामक जो है 1958 में प्रकाशित किया, और देश का भविष्य 1960 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और तमस उपन्यास से संबंधित एक चीज और ध्यान रखनी है भैया आपको, ये भीष्म साहनी जी द्वारा रचित उपन्यास इतना प्रसिद्ध उपन्यास है कि इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और कब मिला है इसे, इस उपन्यास को प्रकाशन वर्ष आपने देख ही लिया, एक सेकंड भाई, प्रकाशन वर्ष आपने देख ही लिया 1973। और जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ है इस उपन्यास पर, 1975 में, 2 वर्ष बाद। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, परिमल काव्य संग्रह किसका है। परिमल नामक काव्य संग्रह निराला जी का है, पंत का है, प्रसाद का है, या फिर महादेवी वर्मा का है। तो परिमल काव्य संग्रह के लेखक जो है निराला जी है, ध्यान रखना है। काफी छायावाद के काफी प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। छायावाद का महेश नाम से भी इनको जाना जाता है। तो अलग अलग उपनामों नाम दिए गए हैं छायावाद के सभी लेखकों के। निराला को क्या कहा गया है, सुमित्रा नंदन पंत को, या फिर जो जयशंकर प्रसाद को, या फिर महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को दुर्गा कहा गया है, निराला को महेश कहा गया है, और जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा, और पंत जी को विष्णु। तो इस प्रकार से इनको ध्यान रखना है। छायावाद से संबंधित जब लेखकों को मैं कराऊंगी तो सभी उनसे जुड़े हुए हर एक उन तथ्यों को करेंगे जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। और जिस भी बच्चे ने बिल्कुल कंटेंट के साथ जो है नोट्स के साथ क्लास लेना चाहते हो, जो मैं कुछ बच्चों की अभी तैयारी करा भी रही हूँ डी ट्रिपल एस बी के सब्जेक्ट के, डी ट्रिपल एस बी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपको जो है 83828437 नंबर पर जो है आप कांटेक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो मैम कैसे क्लास हमें यहाँ से प्राप्त होगी। तो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे हम, बिल्कुल। डी ट्रिपल एस बी अभी फ़िलहाल जो भर्तियाँ रुकी हुई है, फॉर्म अभी और फिल होने बाकी रह रहे हैं, तो उनका एग्जाम अभी इस साल होगा या फिर अगले साल होगा, हम कुछ नहीं कह सकते। हमारा काम है निरंतरता के साथ अभ्यास करते रहना, पढ़ते रहना, तो अधिक से अधिक तथ्यों की बार बार रिवीजन करते रहना ताकि परीक्षा में सफल हो पाए। तो जो बच्चा डी ट्रिपल एस बी टीजीटी हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। अभी हमारा जो है नया बैच कह लो, बैच स्टार्ट ही हुआ है, 1-2 क्लासेस हुई है, तो आप भी उसमें शामिल हो सकते हो। तो देखते हैं परिमल का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1930 ईस्वी। यह निराला जी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। तो ध्यान रखना है, परिमल जो रचना है निराला जी की, उसका ये क्या है, इनका निराला जी का एक प्रमुख काव्य संग्रह। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इस काव्य संग्रह ने निराला जी की छायावादी और प्रगतिवादी दोनों प्रकार की चेतना का समावेश हमें मिलता है। निराला जी की अन्य प्रमुख काव्य कीर्तियां कौन सी है, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। निराला जी की और अन्य रचनाएं भी अगर पूछ ली जाए तो अनामिका काफी इम्पोर्टेंट है,
गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता इनकी प्रगतिवादी रचना रही है एक इनकी, कुकुरमुत्ता, तो ये ध्यान रखना है। अनामिका, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। गबन उपन्यास के नायक कौन है? तो गबन उपन्यास के नायक होरी है, गोबर है, रामनाथ है या फिर गीसू है। प्रेमचंद जी का जो प्रसिद्ध उपन्यास है, जो आभूषण से आभूषण से संबंधित ये उपन्यास रहा है, तो प्रेमचंद जी के इस उपन्यास में रामनाथ इसका प्रमुख नायक है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। रामनाथ इस उपन्यास का प्रमुख नायक है। वह एक कमजोर इच्छा शक्ति वाला मध्य वर्ग का युवक रहा है और अपनी पत्नी को खुश रखने और समाज में झूठी प्रतिष्ठा बनाए रखने के चक्कर में गबन कर बैठता है। क्या कर बैठता है? गबन। तो आप ध्यान रखना है। और जल्पा जो है नायिका है, उस उपन्यास की नायिका, और रामनाथ की पत्नी कौन है? जल्पा। अगर गबन उपन्यास की नायिका पूछी जाए तो जल्पा। वह शुरू से ही आभूषणों की शौकीन और भावुक होती है, लेकिन बाद में एक समझदार, स्वाभिमानी और आदर्शवादी नारी के रूप में उभरती है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अन्य प्रमुख पुरुष पात्र कौन कौन रहे हैं इस उपन्यास में? जैसे कि देवी दीन, एक सीधा साधा सच्चा और देशभक्त व्यक्ति, जो कि अंत में रामनाथ को सही राह दिखाता है। दयानाथ रामनाथ के पिता होते हैं, जो एक ईमानदार व क्लर्क की पोस्ट पर जो है कार्य कर रहे होते हैं, और रिश्वत से ये जो बहुत नफरत करते हैं। किस पद पर रहे हैं रामनाथ के पिता? ध्यान रखना है, क्लर्क पर, क्लर्क पद पर। तो ये पूछा जा सकता है, परीक्षा में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना है। दयाल जो है जल्पा के पिता होते हैं, वह एक ईमानदार के मुख्तार हैं, और इंदुभूषण रतन के पति और एक प्रतिष्ठित वकील होते हैं। अन्य प्रमुख स्त्री पात्र भी है गबन में, जैसे कि रामेश्वरी रामनाथ की माँ है, मान की जल्पा की माँ है, रतन जल्पा की सहेली, और वकील इंदुभूषण की पत्नी, जो दिखावे और आभूषण प्रियता से प्रभावित है। फिर है जोहरा, कलकत्ता की एक तवायफ या वेश्या कह सकते हो, जो अंत में जल्पा और रामनाथ की मदद करती हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है, वर्ष 2024 का हिंदी भाषा व साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया? 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार यहाँ पर पूछा गया है। गगन गिल को, या फिर के जय कुमार को, दिलीप झावेरी को, या इनमें से कोई नहीं। तो गगन गिल को जो है 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और इन किस रचना पर मिला है? तो आपको ध्यान रखना है, इनकी एक रचना है, मैं जब तक आई बहार। तो ये इस रचना पर जो है इन्हें, गगन गिल को, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसके अलावा और अन्य इनके कविता संग्रह देख लेते हैं। एक दिन लौटेगी लड़की 1989, अंधेरे में बुद्ध 1996, यह आकांक्षा समय नहीं 1998, थपक थपक दिल थपक थपक 2003 की रचना है ये इनकी। इम्पोर्टेंट रचनाएं है भाई ये, हाल फिलहाल करंट की जो रचनाएं पूछी जाती हैं, इन्हीं रचनाओं में से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 से जो है 5 से 10 लगा लो, या फिर 10 से 15 प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें कि करंट से संबंधित होते हैं, अर्थात कहने का मतलब है जो हाल फिलहाल जो रचनाकार उभर कर आए हैं, या किसी रचना पर जो हाल फिलहाल में जो साहित्य अकादमी या व्यास सम्मान या ज्ञानपीठ पुरस्कार, कोई भी पुरस्कार दिया गया है, जो प्रसिद्ध रचना हुई है, उनके प्रश्न को परीक्षाओं में डाला जाता है। तो यही प्रश्न 5 से 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपका स्कोर ऊपर और नीचे करने में जो है अहम भूमिका निभाते हैं। तो ध्यान रखना है, सभी प्रकार के प्रश्नों को हम करेंगे, नए प्रश्नों को भी करेंगे, और पुराने तथ्यों को भी लेते हुए बार बार रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, थपक थपक दिल थपक थपक 2003 की रचना है।
मैं जब तक आई बाहर 2018 की रचना है ये, और इस पर ही इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। उसके अलावा मैं जब तक आई बाहर एवं 4 गद्य पुस्तकें इसमें दिल्ली में उम्मीदें 2000 में, अवाक 2008, देह की मुडेर 2018 में प्रकाशित हो चुकी हैं। और गगन गिल को साहित्य अवदानों के लिए 1984 में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, 1989 में सृजनात्मक लेखन के लिए संस्कृति पुरस्कार से भी नवाजित किया जा चुका है। तो ध्यान रखना है, गगन गिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा साहित्य आवेदनों के लिए 1984 में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार भी मिला है, और सृजनात्मक लेखन के लिए सांस्कृतिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7। मैत्री पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? तो मैत्री पुष्पा जी के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हमें देखने को मिलता है? तो चाक में, झूलानट में, अलमा कबूतरी में या ईद नमम में? तो सही आंसर है इस प्रश्न का चाक। चाक उपन्यास में जो है मैत्री पुष्पा द्वारा ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण किया गया है। चाक उपन्यास 1997 में प्रकाशित हुआ है। विषय है ब्रज क्षेत्र के अतरपुर गांव के किसान जाटों का व स्त्री मनोभावों का चित्रण। पात्र है इसके अंतर्गत रेशम, सारंग, गुलकंदी और रंजीत। तो ये आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, ईद नमम में क्या हुआ है? तो आपको 1994 में इसे प्रकाशित किया गया इस उपन्यास को, और बुंदेलखंड के परिवेश व ग्रामीण समाज का जीवंत चित्रण एवं जुझारू स्त्रियों के संघर्ष का चित्रण हमें देखने को मिलता है। झूलानट उपन्यास में 1999 में प्रकाशित किया गया कृषि से संकलन जाट समुदाय के जीवन का चित्रण है। अलमा कबूतरी 2000 के अंतर्गत बुंदेलखंड में बसने वाले कबूतरा जाति के जीवन के संघर्ष का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अन्य उपन्यास है इनके स्मृति दंश 1990, बेतवा बहती रही 1993, त्रियाहट 2005। इसके अलावा प्रश्न नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं, तो देखते हैं, सात्विक अनुभव का भेद नहीं है। इनमें से सात्विक अनुभव का भेद स्तंभ, उच्छ्वास, विवर्ण या फिर प्रलय? इनमें से जो है स्तंभ, विवर्ण, प्रलय सभी सात्विक अनुभव का भेद होते हैं, लेकिन उच्छ्वास जो है सात्विक अनुभव का भेद नहीं है। तो उच्छ्वास का अर्थ क्या होता है? गहरी सांस, मन में कोई कष्ट या वेदना होने के कारण ली जाने वाली लंबी सांस को हम जो है उच्छ्वास कहते हैं, या फिर ग्रंथ का कोई अध्याय भी कह सकते हैं इसको। उसके अलावा सात्विक अनुभव सत्व के योग से उत्पन्न आंगिक चेष्टाएं को हम जो है सात्विक अनुभव कहते हैं। इसे ऐतन्जय भाव भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। सात्विक अनुभव का और अन्य नाम क्या है? ऐतन्जय भाव। तो आपको ध्यान रखना है। सात्विक अनुभव की 8 की संख्या कितनी होती है? 8। तो ये आपको ध्यान रखना है। संख्या काफी बार पूछी जाती है परीक्षा में, इम्पोर्टेंट है। सतम, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंपन, विवर्णता, अक्षु या फिर प्रलय। तो ये हमारे क्या होते हैं? सात्विक अनुभव, जिसकी संख्या 8 होती है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 9। ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई टीकाओं की सूची में कौन सी असंगत है? बिहारी सतसई की टीका भगवान दीन ने लिखी, कवि प्रिय की टीका हरिचरण दास ने लिखी, या फिर रामचंद्रिका की टीका जानकी प्रसाद ने लिखी, या फिर जो है रसिक प्रिय की टीका ईश्वरी प्रसाद ने लिखी? तो इसमें जो है असंगत कथन हमें देखना है। तो बिहारी सतसई की टीका भगवान दीन द्वारा लिखी गई, बिल्कुल सही है। कवि प्रिय की टीका हरिचरण की है, तो ये भी बिल्कुल सही है। रसिक प्रिय की टीका ईश्वरी प्रसाद जी की है, तो ये भी सही है, लेकिन जानकी प्रसाद की नहीं है। रामचंद्रिका की टीका किसके द्वारा लिखी गई? तो रामचंद्र, इसके रचनाकार है सूरती मिश्र। ये आपको ध्यान रखना हो। बिहारी सतसई पर
कुछ और अन्य विद्वानों द्वारा जो टीकाएं लिखी गई, तो अंबिका दत्त व्यास ने लिखी बिहारी बिहार, काफी इंपॉर्टेंट है। रोलाचंद में भावानुवाद किया गया है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नाम से लिखी। उसके अलावा आनंदीलाल की भी पूछी जाती है, फिरंगी सतसई, फारसी का अनुवाद किया हुआ है। पदम सिंह ने संजीवनी भाषा लिखी। लल्लू लाल की भी काफी इंपॉर्टेंट है, लाल चंद्रिका नाम से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा गया है हमारा प्रश्न नंबर 10 में, इनमें से एक कीर्ति जीवनी नहीं है। तो इनमें से कौन सी एक ऐसी कीर्ति है जो कि जीवनी संबंधी नहीं है, किसी के जीवन पर आधारित नहीं है, तो आपको बताना है। आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, अनन्या से अनन्या, जो है शिखर से सागर तक। तो ये तीनों ही जीवनी संबंधी कीर्तियां हैं, आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, शिखर एक सागर तक। लेकिन प्रभा खेतान जी द्वारा रचित अनन्या से अनन्या जीवनी संबंधी रचना नहीं है, बल्कि ये एक आत्मकथा है। इसकी लेखिका कौन है? प्रभा खेतान जी। आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी है, जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है, जिसके लेखक अमृत राय है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। शिखर से सागर तक अंकित जी की जीवनी है, जिसके लेखक राम कमल राय है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना है, ये सभी जीवनी संबंधी रचनाओं की किसकी जीवनी है और लेखक कौन है। तो ये परीक्षाओं में यहाँ से एक प्रश्न अवश्य ही पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11। और भाई वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश, क्या नाम है? सॉरी भाई, माफी चाहूंगी। व्योमकेश दरवेश नामक जीवनी संबंधी रचना है। ये हजारी प्रसाद जी के जीवन पर आधारित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रख करके लिखी गई है। ये किसके द्वारा रचित है, इसके लेखक कौन है? राजदेव सिंह है, विश्वनाथ त्रिपाठी है, केदारनाथ सिंह है, या फिर रमेश कुंतल मेघ है। तो आंसर है हमारा विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी जो द्वारा ये जो है जीवनी लिखी गई है, किसके जीवन पर आधारित है? तो ध्यान रखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर आधारित है। व्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन पर आधारित जीवनी है, जिसे विश्वनाथ त्रिपाठी जी द्वारा लिखा गया। इसका प्रकाशन 2011 में हुआ। यह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अब तक लिखी 3 श्रेष्ठ जीवनियां, जैसे कि कलम का सिपाही, निराला की साहित्य साधना, आवारा मसीहा, ये इसके बाद जो है चौथे नंबर पर आती है। हिंदी की 3 सर्वश्रेष्ठ जीवनियों में शामिल है कलम का सिपाही, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित है, अमृत राय जी द्वारा लिखी गई है। निराला की साहित्य साधना निराला के जीवन पर आधारित है और रामविलास शर्मा ने लिखी है। किसने? रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखना है, ये अमृत राय जी की है, प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। उसके अलावा आवारा में सीखा का तो आपको पता ही है, विष्णु प्रभाकर जी की जीवनी है, विष्णु प्रभाकर। ध्यान रखना है, इस पुस्तक में रचना और रचनाकार शीर्षक के अंतर्गत द्विवेदी जी पर लिखे गए आलोचनात्मक आलेख को एकत्रित किया गया है। किसकी बात हो रही है? व्योमकेश दरवेश की। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 पूछ लिया गया है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो आपको पता ही है, ये पूछा है किसकी जीवनी है। अगर ये पूछ लिया जाए आवारा मसीहा किसके द्वारा लिखी जीवनी है, तो ध्यान रखना है विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित है। लेकिन किसके जीवन पर आधारित है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि बांग्ला साहित्यकार हुए हैं, उस पर ये आधारित जीवनी है। आगे बढ़ते हैं, साहित्यकार शरद चंद्र जी की जीवनी है आवारा मसीहा। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं, तो आपको पता ही है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं,
प्रेमचंद जी की जीवनी कलम का सिपाही के रचनाकार आपने देख ही लिया, अमृत राय है। पंत जी की जीवनी सुमित्रानंदन पंत के जीवन और साहित्य नाम से जो है सुमित्रानंदन पंत की जीवनी लिखी है। किसके द्वारा? शांति जोशी ने। निराला की जीवनी, निराला की साहित्य साधना की के रचनाकार रामविलास शर्मा जी हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13। आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? तो आपको ध्यान रखना है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है जो ये। आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न हमारा हो चुका है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है। आवारा मसीहा का प्रथम संस्करण मार्च 1974 में प्रकाशित हुआ था। विष्णु जी की 14 वर्षों की साधना का सफल प्रयास माना जाता है। आवारा मसीहा अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी सम्मान भी प्रदान किया गया है। और अर्धनारीश्वर उपन्यास ही है विष्णु प्रभाकर जी का, इस पर भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी सम्मान प्राप्त हो चुका है। विष्णु प्रभाकर जी की और अन्य रचनाएं यहाँ पर रिवाइज कर सकते हो, जैसे कि ढलती रात, चौपन मई, अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है, क्षमादान, दो मित्र, पाप का घड़ा, और जो है एक है होरी नामक की भी रचना इन्होंने लिखी है। होरी नामक जो पात्र अगर पूछ लिया जाए पात्र किस रचना का है, तो आप सभी को पता है गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है, प्रमुख पात्र है होरी। आगे बढ़ते हैं, अगर रचना पूछी जाए होरी किसकी रचना है, तो विष्णु प्रभाकर की। इसी तरह एक दूसरे से जो है तथ्य को आप रिलेट करके याद रख सकते हो। किसी भी तरह परीक्षा में घुमा फिरा कर प्रश्नों को पूछा जाता है, तो इसी तरह इसीलिए हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। जो आसान प्रश्न होते हैं उनको हम अच्छे से ध्यान से नहीं पढ़ते और तथ्यों की बार बार रिवीजन नहीं कर पाते, इसलिए हमारे कम से कम जो है 5 से 6 प्रश्न ऐसे गलत होते हैं परीक्षा में, जो आते हुए प्रश्न होते हैं लेकिन घर आकर देखते हो इसका तो मैं गलत आंसर करके आ गई। तो इसलिए एक एक तथ्य को आपको बिल्कुल बार बार रिवाइज करते हुए परीक्षा में बैठते समय बिल्कुल ध्यान से एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हुए अपने प्रश्न का उत्तर देना है, क्योंकि जो हमारे 4% अगर गलत हो जाते हैं तो मार्क्स हमारे 5 कट जाते हैं, क्योंकि 0.5 का ही नेगेटिव मार्किंग के साथ डेट प्लस बी के एग्जाम होते हैं। तो ध्यान रखना है, डेट प्लस बी टीजीटी पीजीटी की जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, तो कमेंट बॉक्स में आप ये भी अवश्य बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगी। तो देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। अकाल पुरुष गांधी किसने जीवन की रचना, रुको भाई इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। अकाल पुरुष गांधी नामक जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है, इसके रचनाकार कौन है, ये पूछा हुआ है प्रश्न में। और जैनेन्द्र जी की है। अकाल पुरुष गांधी और गांधी जी के जीवन पर आधारित ये रचना है, जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई है, डॉक्टर देवराज की है, अज्ञे की है या प्रभाकर माचवे की है। तो सही आंसर है हमारा जैनेन्द्र, जो कि एक मनोविश्लेषणवादी लेखक हुए हैं, उपन्यासकार रहे हैं, काफी प्रसिद्ध है। काफी उसके जैनेन्द्र जी के उपन्यास भी पूछे जाते हैं। सुनीता त्यागपत्र जैसे उपन्यास काफी प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं इनके। अकाल पुरुष गांधी जीवन के रचनाकार जैनेन्द्र कुमार है, जिसका प्रकाशन 1968 में हुआ, तो ये ध्यान रखना है। हिंदी में जीवनी लिखने की परंपरा का उद्भव भारतेंदु युग में 1881 के आसपास से माना जाता है। लगभग हिंदी गद्यविधाओं की जो शुरुआत है वो भारतेंदु युग से ही मानी जाती है ज्यादातर, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, जैसे नाटक का जो लिखने की परंपरा भी भारतेंदु युग से है, निबंध लिखने की परंपरा भी भारतेंदु युग से ही मानी जाती है। इसी तरह जीवनी लेखन की परंपरा भी भारतेंदु युग से ही मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, गोपाल शर्मा शास्त्री ने उस युग की महान विभूति स्वामी दयानंद सरस्वती पर हिंदी की पहली जीवनी लिखी है। क्या नाम है? दयानंद दिग्विजय। कई बार पूछ लिया जाते हैं
हिंदी की पहली जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? गोपाल शर्मा शास्त्री द्वारा। और किसके जीवन पर आधारित है? स्वामी दयानंद जी के जीवन पर आधारित है। और नाम क्या है जीवनी का? दयानंद दिग्विजय। तो ये ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी की जीवनी कौन सी है? गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी के जीवन पर आधारित जीवनी का नाम क्या है? बापू है, कर्मवीर गांधी है, श्री गांधी है, या अकाल पुरुष गांधी है? अकाल पुरुष गांधी आपने अभी देखा था, जैनेन्द्र जी द्वारा लिखी गई है, तो ध्यान रखना है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने श्री गांधी नाम से गांधी के जीवन पर आधारित जो है जीवनी लिखी है। बापू जो है घनश्याम बिड़ला जी द्वारा रचित है, तो ध्यान रखना है। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जी की जीवनी का नाम है श्री गांधी। घनश्याम बिड़ला ने बापू नामक जीवनी लिखी है। जैनेन्द्र कुमार ने अकाल पुरुष गांधी। इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चनों को हम और नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी मददगार प्रश्न रहेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आज की क्लास में केवल इतने ही प्रश्नों को हम करेंगे। इसी तरह तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू।